नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत आपको गौरवान्वित कर देने वाली एक खबर के साथ करते हैं। आईएमए देहरादून में आज सुबह 6 बजे से पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इसी के साथ देश में 341 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आईएमए देहरादून में डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर परेड हुई थी, जिसमें 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट्स को आज की पासिंग आउट परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की थी। इस बार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर परेड का आयोजन किया जा रहा है। कैडेट्स के परिवार वालों को इस बार पासिंग आउट परेड में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। कुल कैडेट्स की बात करें तो भारत के 341 कैडेट्स आज पास आउट होकर सैन्य अधिकारी बने। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 86 कैडेट्स हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 38 कैडेट्स के साथ हरियाणा और वहीं तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। इसमें 37 कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। 84 विदेशी कैडेट्स को भी सबसे ज्यादा 43 कैडेट्स अफगानिस्तान के, इसके बाद भूटान के 19, तजाकिस्तान के 13, मॉरिशस के 4, वियतनाम के 2, जबकि श्रीलंका, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान के एक कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल होकर कदम ताल किया। और अब बात पंचायत चुनाव की, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खाली पदों पर 12 जून यानी कि आज चुनाव कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पंचायत चुनाव के लिए फिर से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में 8,321 बूथों पर आज मतदान होगा। कई नव निर्वाचित प्रधानों के निधन की वजह से मतदान कराया जा रहा है। बरेली, सुल्तानपुर, रायबरेली, जालौन जैसे जिलों में शामिल है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच आज मतदान कराया जा रहा है। 5 जिलों में 6 जिला पंचायत सीटों पर मतदान होगा, जिसमें रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, वाराणसी और बदायूं शामिल है। प्रधान और बीडीसी पदों के लिए मतदान की बात करें तो ग्राम प्रधान के लिए 128 पदों पर, बीडीसी के 140 पदों पर मतदान हो रहा है। 13,322 ग्राम पंचायत चुनाव पद के लिए भी मतदान किया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव के लिए कई जगहों पर आज चुनाव हो रहा है, जिसमें रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी में आज मतदान हो रहा है। वाराणसी और बदायूं में भी आज मतदान है। खाली पड़े पदों पर आज ये मतदान हो रहा है। 5 जिलों में 6 जिला प्रमुखों में ये मतदान किया जा रहा है। 14 जून को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। 5 जिलों में 6 पंचायत चुनाव पर सीटों पर मतदान हो रहा है। ग्राम प्रधान के 128 खाली जो पद हैं उनको भरने की ये कवायद सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है मतदान। तो 73 जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं, हो चुके हैं, जबकि 14 जून को इस पर मतगणना हो रही है। 5 जिलों में 6 जिला पंचायत सीटों पर यह मतदान हो रहा है। ग्राम प्रधान के 128 खाली पदों पर मतदान होने के बाद इस पर ग्राम प्रधानों की नियुक्ति होगी। सुबह 7 बजे से मतदान अब शुरू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद लखनऊ लौट आए हैं, लेकिन गुरुवार को दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने उसी दिन से दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठक की। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की और इसी के साथ मिलने का दौर भी शुरू हो गया। शुक्रवार यानी कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर यह जाकर खत्म हुआ। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ने पार्टी के सभी दिग्गजों से मुलाकात की। कल सबसे पहले सीएम प्रधानमंत्री मोदी से मिले। उनके साथ करीब 1.5 घंटे तक उनकी बातचीत होती रही। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने सीएम पहुंचे और वहां पर भी करीब 1.25 घंटे तक मंथन चलता रहा। नड्डा से मिलने के बाद सीएम राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। इससे पहले कल सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की मिशन 2022 को लेकर विस्तार से सभी नेताओं के साथ चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर पर मुलाकात की। सीएम योगी यूपी भवन से पीएम आवास पहुंचे और करीब 11:15 बजे पीएम मोदी से उनकी बातचीत शुरू हुई। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार।
पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या से मुझे समय प्रदान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी का कोटिशहर आभार। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की मिशन 2022 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इससे पहले कल सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा वीके सिंह, सत्यपाल सिंह और हाल में ही पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद से भी सीएम योगी ने मुलाकात की थी। और 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद सीएम योगी कल शाम लखनऊ लौट आए और हम आपको बता दें कि इस बीच सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया और राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। सीएम योगी ने लिखा कि माननीय राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से आज राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। सीएम ने इस दौरान राष्ट्रपति को एक किताब भी दी। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। सीएम ने लिखा, माननीय राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार की भेंट की। अपना मूल्य समय देने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सीएम योगी का काफिला सीधे हिंडन एयरबेस निकला और यहां से वो लखनऊ रवाना हुए। योगी गुरुवार को दोपहर में दिल्ली पहुंचे थे, यानी 2 दिन के दौरे के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ लौटे। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने कल मेरठ में मंथन किया। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी जेपीएस राठौर समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में शुरुआत कोरोना महामारी से पैदा हुई परेशानियों को लेकर हुई और उसके समाधान से बैठक हुई शुरू। लेकिन उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी जेपीएस राठौर ने कहा कि ना जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, ना ही महानगर अध्यक्ष बदले जाएंगे। पार्टी इसी टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का भी दावा किया। महानगर अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, क्षेत्र पद किसी को बदलने की कोई बात नहीं है। वही संगठन काम करेगा, उसी के दम पे हम लोग अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं हाल में ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में जितिन ने कहा कि वो किसी पद के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। इसके साथ ही जितिन ने कहा कि वो ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे क्योंकि अपने समाज के लिए काम करने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई और चर्चा भी जरूर हुई होगी। खबर यह है कि अब आपको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्या कहना चाहते हैं आप आने वाले समय? देवगन जी, हम जैसे लोग जी, मैं आपको बता दूं आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं ज्योतिषी हूं, ना मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं जी, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि मुझे कोई पद नहीं मिला, पद मिले, और मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि सिर्फ पद मिलेगा, और ना ही मुझे चंद ही घंटे हुए हैं मगर मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके। वो कोई सौदा करके कोई व्यक्ति वहां ज्वाइन नहीं करता है, बड़े सोच समझ के लोगों को वहां ज्वाइन भी कराया जाता है, सदस्यता भी दिलवाई जाती है और सबका एक निर्धारित रोल होगा और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जितिन प्रसाद मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में और लॉन्ग टर्म मैं विजन लेके आया हूं। ये एक ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जो चलती है, जिसका मैं संरक्षक हूं जी, और मैंने पूरा समय दिया। जब हम लोगों ने जिलेवार संवाद किया, चाहे वो ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हो चाहे जाना पड़े हो, तो उसमें समाज के हित की बातें, जहां उत्पीड़न हुआ वो, जहां और नौकरियों से लेके तमाम समस्याएं उनका समाधान की चर्चा हुई। गैर राजनीतिक संगठन है ये, यहां ये नहीं तय होता था कि किसको वोट दिया जाएगा और किसको नहीं, और संगठन भी ये नहीं तय करता था कि ये जितिन प्रसाद कौन सी पार्टी में होंगे या कौन सी में नहीं। जो सही लगता था समाज के हितों के लिए वो वहां बात रखी जाती थी। और अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं सिर्फ बात उठाने का काम नहीं,
समाधान ढूंढने का काम करूंगा और दमदारी से। और सार्वजनिक जीवन में हम चुनाव भी लड़ते तो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, मगर अपने समाज के लिए अगर हमने किया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और नोएडा सेक्टर 39 की बात करें तो यहां पर पुलिस ने सदरपुर कट के पास 2 लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद जब तलाशी ली गई तो पुलिस के होश ही उड़ गए। पहले तो पुलिस ने उनके पास से 1 किलो सोना यानी गोल्ड बरामद किया, लेकिन बात सिर्फ 1 किलो सोने की नहीं, इनकी निशानदेही पर पूरा का पूरा सोने का वजन जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सोने के इन बिस्किट्स को देखिए, 1, 2, 3, 4। ये एक एक बिस्किट 1-1 किलो का है। देखने वाले की आंखें फटी रह जाएं। अब ये देखिए सोने के जेवर, ये 13 किलो सोने का सामान है। कैश पर नजर डालिए, ये है पूरे 57 लाख रुपए। ये जो कागजात आप देख रहे हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के कागजात। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने बड़े ज्वेल थीफ गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन शातिरों को देख लीजिए, ये सभी एक बड़े गैंग के सदस्य हैं। अब ये सारा सामान इनके पास से बरामद हुआ है। नोएडा पुलिस ने लड़ाई झगड़े के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पूछताछ की गई तो सामने आया एक ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एक फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और उनके साथ उनके कई और साथी शामिल थे। पुलिस ने बयान के आधार पर इन 6 शातिरों को धर दबोचा और उनके पास से ये सारा सामान बरामद किया। गिरफ्तार कुल 6 लोग हैं, बाकी 4 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष है। और जैसे मैंने पहले बताया, बाकी सब बरामद आपके सामने है। सर, ये कब हुई थी चोरी और आप क्या और भी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया इसमें? पूछताछ में ये पता चल गया कि ये पिछले साल 2020 सितंबर लास्ट में चोरी किया गया। इन लोगों की डेट एग्जैक्ट याद भी नहीं है। इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिछले साल सितंबर 2020 में इन्होंने एक सोसाइटी के फ्लैट में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था, जहां से इन्होंने करीब 40 किलो सोना और करोड़ों का कैश चुराया था। फ्लैट का मालिक राममणि विदेश में है। पुलिस को शक है कि काला धन छिपाने के लिए फ्लैट के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लोगों को जैसे एफआईआर भी हुई है दिल्ली और गुड़गांव में, तो हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स को जरूर बताएंगे। इन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि फ्लैट में रखा काफी सोना फ्लैट की रखवाली करने वाला नौकर अपने साथ ले गया। पुलिस को इस गैंग के 4 साथियों की तलाश है और पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। साथ ही जिस घर में चोरी हुई थी उसके मालिक पर शिकंजा कसने के लिए ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात की जा रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि सामान का मालिक राममणि अपने बेटे के साथ काफी पहले विदेश फरार हो चुका है। पुलिस राममणि के बारे में हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार छात्रों के नाम अरुण, राजन, जयसिंह, नीरज, अनिल और बिंटू शर्मा है। पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि इन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। इस बड़े गैंग का पर्दाफाश करना नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब पुलिस के सामने इस काले धन के मालिक को गिरफ्त में लेना और भी एक बड़ी चुनौती। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। और पुलिस ने प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई लाख का गांजा बरामद किया। लखनऊ से लेकर बस्ती तक और प्रयागराज से लेकर फर्रुखाबाद तक कार्रवाई की गई। लखनऊ में 90 लाख के गांजे के साथ एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग ओडिशा से गांजा ला रहे थे। वहीं बस्ती के कप्तानगंज थाने के गढ़ा गौतम गांव के पास से पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को भी अरेस्ट किया है। पकड़े गए गांजा तस्करों के पास से 22 किलो गांजा, अवैध असलाहा और कारतूस बरामद किया गया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4,40,000 बताई जा रही है। उधर फर्रुखाबाद में 1 क्विंटल अवैध गांजे के साथ पुलिस ने स्वाट टीम ने 4 आरोपियों को दबोचा है। गांजे की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए आंकी गई है। दो अपराधी गिरफ्तार हैं, जिनके कब्जे से एक अवैध असलाहा और 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। उस गाड़ी में से गांजा बरामद हुआ है और उसमें 4 अपराधी जो थे जिन्हें अरेस्ट किया गया है। इनका नाम अखंड प्रताप, कृष्ण कुमार और अजीत कुमार है। ये तीनों मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। और अंकित यादव
ज्योति ने जल संरक्षण के लिए लघु सिंचाई विभाग द्वारा खोदे जा रहे तालाबों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी जमीन हकीकत जानी और काम में लापरवाही देखने के बाद अधिकारियों को फटकार भी लगाई। केंद्रीय मंत्री ने दोषी अधिकारियों पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। हम आपको बता दें कि जिले में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 8 तालाबों की खुदाई कराई जा रही है। खुदाई के दौरान विभाग द्वारा की गई धांधली की शिकायत पर ही केंद्रीय मंत्री ने मलवा ब्लॉक के मोहतखेड़ा गांव में हो रहे कार्य का निरीक्षण किया। जिसमें ये तालाब भी नहीं है, जो 8 तालाबों की सूची उसमें तालाब भी नहीं है, लेकिन इसकी शिकायत मुझे मिली थी कि तालाब भी ढंग का नहीं बना है, वहाँ मिट्टी भी अच्छी नहीं है और खलिहान की भी जगह में डाल दिया गया, रोड भी बंद कर दिया है। तो मैंने कहा मैं आज जाके मौके देखूंगी जाकर के, और जब देखा तो यहाँ पूरी अनियमितता है, आपने देखा भी है। तहसीलदार हैं, अब इनको बोला है कि इसको पैमाइश करके ठेकेदार प्लस विभाग के द्वारा जो काम हुआ है उसकी जांच हो और एफआईआर हो और इसकी रिकवरी हो। और बुलंदशहर के थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के उस्मानपुर रोड पर वकील के बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाश ने सुमित गुप्ता नाम के लड़के को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया और फिर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पहले भी मृतक सुमित गुप्ता के ऊपर अटैक हो चुका है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। तो यहाँ